हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर पवन नागर फ्रॉम TCML एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा एल्कोहल्स के ऊपर। एंड एल्कोहल्स के अंदर मैं मेनली यहाँ पर 3 एल्कोहल्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट कौन सा है? मिथेनॉल, जिसे हम क्या बोलते हैं? वुड स्पिरिट। नंबर सेकंड कौन सा है? इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका यूज हम एंटी फ्रीज एजेंट के रूप में करते हैं। और कहाँ पर करते हैं? कार्स के अंदर, एयर कंडीशनर्स के अंदर। मतलब कि जो ये वाला पॉइंट है ये किसके लिए है? इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए है। एंड नंबर 3 एल्कोहल कौन सा होता है? इथेनॉल, जो कि होता है पार्टी वाला एल्कोहल। मतलब कि जो हम पार्टीज में पीते हैं ना ग्लास के अंदर, वो यही है। तो मैंने नीचे लिख भी रखा है, ड्रिंकिंग एल्कोहल यानी कि पीने वाला एल्कोहल वो यही है, दारू यही होती है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। एंड सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ मिथेनॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल के ऊपर। एंड देखिए, मिथेनॉल, इसे हम ड्रिंकिंग एल्कोहल नहीं बोलते, मतलब कि इसका यूज़ हम पीने में नहीं करते। बट जो दारू बनाने वाले होते हैं, एल्कोहल बनाने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए जो इथेनॉल होता है उसके अंदर क्या मिक्स कर देते हैं? मिथेनॉल को मिक्स कर देते हैं। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो मिथेनॉल है इसे इनडायरेक्टली पिया जाता है। मतलब कि आपने मिलावट वाली दारू पी ली, ओके, मिलावट वाली दारू पी ली, या फिर बोल दीजिए देसी दारू पी ली, या बोल दीजिए सस्ती दारू पी ली, तो उन सब के अंदर क्या होगा? मिथेनॉल हो सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मिथेनॉल को गलती से पिया जाता है। ओके, नंबर सेकंड कौन सा है? इथाइलिन ग्लाइकोहल। तो देखिए, अगर किसी बंदे को सुसाइड करनी है तो उसके पास एक ऑप्शन क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोहल। मतलब कि इसका यूज मेनली सुसाइड में करते हैं पेशेंट, या फिर बोल दीजिए बंदे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एंड आप अज्यूम कीजिए कि आपके पास 2 पेशेंट हैं। एक पेशेंट ने मिथेनॉल पिया है, दूसरे पेशेंट ने क्या पिया है? इथाइलिन ग्लाइकोल पिया है। तो देखिए, ये दोनों के दोनों सबसे पहले पेशेंट के बॉडी के अंदर जाएंगे और बॉडी के अंदर क्या होगा? इनका मेटाबॉलिज्म होगा। तो देखिए, अब हम यहाँ पर किसकी बात करने वाले हैं? मिथेनॉल के मेटाबॉलिज्म की एंड इथाइलिन ग्लाइकोल के मेटाबॉलिज्म की। तो देखिए, सबसे पहले मिथेनॉल किस में कन्वर्ट होता है? एल्डिहाइड में। कौन से एल्डिहाइड में? फॉर्मएल्डिहाइड में। एंड देन इसके बाद ये किस में कन्वर्ट होता है? फॉर्मिक एसिड के अंदर। और देखिए, जो पहली वाली स्टेप है इसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है? एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होगा? एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। एंड जो नंबर सेकंड स्टेप है, मतलब कि फॉर्मएल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हुआ? फॉर्मिक एसिड के अंदर। तो इसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है? तो देखिए, इसका नाम है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। तो दिस इज एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। इस वाले एंजाइम के थ्रू जो फॉर्मिक एसिड है वो कन्वर्ट होगा, सॉरी, फॉर्मएल्डिहाइड है वो कन्वर्ट होगा फॉर्मिक एसिड के अंदर। तो दिस इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ मिथेनॉल। मतलब कि गलती से किसी पेशेंट ने मिथेनॉल पी लिया तो बॉडी के अंदर सबसे पहले एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज से मेटाबोलाइज होगा एंड देन एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज से मेटाबोलाइज होगा। और देखिए, सेम एंजाइम्स यहाँ पर काम करते हैं। मतलब कि इथाइलिन ग्लाइकोहल ये सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड में। कौन से एल्डिहाइड में? ग्लाइको एल्डिहाइड में। देखिए, यहाँ पर भी एल्डिहाइड है, यहाँ पे फॉर्मएल्डिहाइड है, यहाँ पे ग्लाइको एल्डिहाइड है। एंजाइम का नाम क्या होगा? वही एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये वाला ही। ओके, तो सेम एंजाइम है। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पर भी है और एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पर भी है। उसके बाद क्या होता है? जो ग्लाइको एल्डिहाइड है ये कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लाइकोलिक एसिड में। कौन से एंजाइम के थ्रू? इसी एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू। तो ओवरऑल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एंड फाइनली किस में कन्वर्ट होगा? ग्लाइकोलिक एसिड के अंदर। ओके, तो ये हो गया। तो ओवरऑल जिन पेशेंट ने मिथेनॉल पिया था, इथाइलिन ग्लाइकोल पिया था, तो उनके बॉडी के अंदर फाइनली क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड बन गया। और देखिए, जो ये दोनों होते हैं ना, ये क्या होते हैं? दीज आर न्यूरोटॉक्सिक। मतलब कि जो पेशेंट है उसके अंदर ब्लाइंडनेस कोज कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो ये दोनों के दोनों सब्सटेंस हैं, दीज आर वेरी डेंजरियस। मतलब कि क्या कोज कर सकते हैं? ब्लाइंडनेस कोज कर सकते हैं। किसके अंदर? पेशेंट के अंदर। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एंड जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपके पास कोई पेशेंट है, ओके, एंड आप कंफ्यूज हैं कि उस पेशेंट ने मिथेनॉल पिया है कि इथाइलिन ग्लाइकोल पिया है। ये आपको डाउट क्लियर करना है कि ये पिया है कि ये पिया है। तो देखिए, इसके लिए आपको इथाइलिन ग्लाइकोल के मेटाबॉलिज्म को थोड़ा और रीड करना पड़ेगा। मतलब कि जो ग्लाइकोलिक एसिड है ये आगे कन्वर्ट होता है किसमें? ऑक्जेलिक एसिड के अंदर। एंड जो ऑक्जेलिक एसिड है ये किस में कन्वर्ट होगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट में। मतलब कि कैल्शियम आएगा
और इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो कैल्शियम प्लस ऑक्जेलिक एसिड क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्जेलेट। एंड देन जो कैल्शियम ऑक्जेलेट है ये किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्जेलेट क्रिस्टल में। मतलब कि अगर किसी पेशेंट ने इथाइलिन ग्लाइकोल पिया है ना, तो उस पेशेंट के यूरिन के अंदर क्या मिलेंगे हमको, ऑक्जेलेट क्रिस्टल मिलेंगे। कहाँ पर, यूरिन के अंदर। एंड आपको पता होगा अगर आपने सर्जरी में रीड किया हो तो जो ऑक्जेलेट क्रिस्टल होते हैं इनका शेप कौन सा होता है, एनवेलप शेप। अरे जो होता है ना लिफाफा होता है ना, हम पोस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह, तो लिफाफा यानी कि एनवेलप शेप ऐसा कुछ होता है। तो इस शेप के हमें क्रिस्टल मिलेंगे किसके अंदर, जिसने इथाइलिन ग्लाइकोल पिया है। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर माइक्रोस्कोपी भी दिखा रखी है कि जो ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो दीज आर एनवेलप शेप, इस तरह के मिलेंगे लिफाफे की तरह। ओके, एंड देखिए यहाँ पर ये दिख रहा होगा, दिस इज एनवेलप शेप। कौन सा है, दिस इज कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल। किसके अंदर मिलेंगे, जिस बंदे ने इथाइलिन ग्लाइकोल पिया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, मतलब कि आपके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आप कैसे क्लियर करेंगे कि पेशेंट ने मिथेनॉल पिया है कि इथाइलिन ग्लाइकोल पिया है। मतलब कि आप क्या करेंगे, पेशेंट का यूरिन लेंगे एंड देन उसे कहाँ भेज देंगे, लैब के अंदर, और बोलेंगे कि बताओ इसके अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट का क्रिस्टल है या नहीं है। अगर क्रिस्टल प्रेजेंट है तो पेशेंट ने क्या पिया है, इथाइलिन ग्लाइकोल। अगर यूरिन के अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल प्रेजेंट नहीं है तो पेशेंट ने क्या पिया है, मिथेनॉल पिया है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि पेशेंट ने मिथेनॉल पिया है कि इथाइलिन ग्लाइकोल पिया है। ओके, ये हो गया। एंड अब आप में से बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि सर चलो ठीक है हमने क्लियर कर दिया कि पेशेंट ने क्या पिया है, तो सर ट्रीटमेंट क्या करें, अब पता तो लग गया। तो देखिए ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, जो ये एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है इसको हम क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। और कौन सी ड्रग के थ्रू, फोमीपेजोल के थ्रू। मतलब कि हम उस पेशेंट को क्या देंगे, फोमीपेजोल देंगे, जो कि किसको इनहिबिट करती है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। ओके, इनहिबिट। ओके, तो फोमीपेजोल ने क्या किया, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। एंड एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट कर दिया, इस वाले एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, तो जो मिथेनॉल है वो फॉर्म एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। एंड इथाइलिन ग्लाइकोल है ये भी ग्लाइको एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो कॉमन सी बात है, पेशेंट को जो न्यूरोटॉक्सिसिटी वाले सिम्टम्स हैं किसकी वजह से है, फॉर्मिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड, ये नहीं बन पाएंगे और पेशेंट ब्लाइंड नहीं हो पाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो ये फोमीपेजोल होता है, यहाँ मैंने लिख रखा है फोमीपेजोल होता है, इसका यूज हम किस में करते हैं, यूज टू ट्रीट मिथेनॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखिए सबसे पहला क्या है, दिस इज मिथेनॉल पॉइजनिंग। नंबर सेकंड क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये हो गई पॉइजनिंग वाली बात, किसकी, मिथेनॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग। एंड अब हम आते हैं पार्टी के ऊपर, मतलब कि पार्टी वाले दारू के ऊपर। तो देखिए किसी पेशेंट, कोई बंदा है वो पार्टी में गया और उसने क्या पिया, इथेनॉल पी लिया। तो देखिए इथेनॉल पीने के बाद क्या होगा, उस पेशेंट के बॉडी के अंदर इथेनॉल का मेटाबॉलिज्म होगा। तो देखिए सबसे पहले इथेनॉल किस में कन्वर्ट होगा, एसिड एल्डिहाइड में। किसके थ्रू, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू। एंड देन जो एसिड एल्डिहाइड है ये किस में कन्वर्ट होगा, एसिटिक एसिड में। कौन से एंजाइम के थ्रू, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू। तो देखिए आपने अगर एक चीज़ नोटिस की हो तो जो मिथेनॉल मेटाबॉलिज्म है, इथाइलिन ग्लाइकोल मेटाबॉलिज्म है और इथेनॉल मेटाबॉलिज्म है, इन तीनों की पहली वाली स्टेप के अंदर कॉमन एंजाइम है, उसका नाम क्या है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। इसीलिए मैंने साइड में लिख रखा है, मतलब कि यहाँ पर भी एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। एंड एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज से मेटाबोलाइज होने के बाद तीनों के तीनों क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। देखिए एल्डिहाइड इसने भी क्या बनाया, एल्डिहाइड बनाया। इसने कौन सा बनाया, फॉर्म एल्डिहाइड, इसने ग्लाइको एल्डिहाइड, इसने एसिड एल्डिहाइड। उसके बाद जो एल्डिहाइड है तीनों के, वो भी सेम एंजाइम के थ्रू आगे मेटाबोलाइज होते हैं और उस वाले एंजाइम का नाम क्या है, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। मतलब कि तीनों के तीनों, यहाँ पर भी एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज होगा, यहाँ पर भी एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज होगा, यहाँ पर भी एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड मेथनॉल क्या बनाता है, फॉर्मिक एसिड, मतलब तीनों के तीनों एसिड बनाएंगे। देखिए एसिड एसिड एसिड, इसने क्या बनाया, फॉर्मिक एसिड, इसने क्या बनाया, ग्लाइकोलिक एसिड, इसने क्या बनाया, एसिटिक एसिड। आई होप आप समझ गए होंगे कि एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज
ने क्या बनाया, एल्डिहाइड बनाया। फिर एल्डिहाइड किससे मेटाबोलाइज हुआ, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज से, और इसने क्या बनाया, एसिड बनाया। ओके, ये वाली स्टेप तीनों में कॉमन है। ओके, ये हो गया। एंड अब आप अज्यूम कीजिए कि जिस बंदे ने पार्टी वाली दारू पी है तो वो बंदा भागता हुआ कहाँ गया, डॉक्टर के पास गया और बोला कि डॉक्टर साहब मुझे दारू छोड़नी है, अब मेरी अंतरात्मा जाग गई है, अब मेरी आंखें खुल गई है, मुझे अल्कोहल को छोड़ना है। तो देखिए डॉक्टर इस बंदे को अल्कोहल मतलब छुड़ाने के लिए कौन सी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा, डाइसल्फिराम। ओके, डाइसल्फिराम इसका यूज हम किस में करते हैं, अल्कोहल को छुड़ाने में करते हैं। एंड डाइसल्फिराम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। ओके, एंड देखिए डाइसल्फिराम टेबलेट, इसका बॉक्स आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, दिस इज डाइसल्फिराम टेबलेट। एंड यहाँ पे लिखा भी है, देखिए डी अडिक्ट मतलब कि कोई बंदा अल्कोहल से एडिक्ट है तो हमें उसे क्या करना है, डी एडिक्ट करना है, मतलब कि पेशेंट की अल्कोहल छुड़ानी है। तो ओवरऑल डाइसल्फिराम टेबलेट इसका यूज हम अगर किसी पेशेंट को अल्कोहल छुड़ाना है, वो चाहता है कि मैं अल्कोहल नहीं पीना चाहता आगे, तो उसका यूज हम करेंगे। ओके, ये हो गया। एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करेगी। देखिए फोमिपेजोल इसने क्या किया था, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट किया था। डाइसल्फिराम ये क्या करती है, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। ओके, ये हो गया। एंड जो डाइसल्फिराम है ना, इसके लिए आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि इसे हम एक्टिव ड्रिंकिंग में नहीं देते, दिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। डाइसल्फिराम कहाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, एक्टिव ड्रिंकिंग के अंदर। मतलब कि आप अज्यूम कीजिए कि किसी पेशेंट ने दारू पिया और दारू पीने के 1 घंटे बाद ही वो आपके पास आ गया और बोला कि डॉक्टर साहब मुझे दारू छोड़नी है, तब आप उस पेशेंट को डाइसल्फिराम टेबलेट प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। एंड अब आप बोलेंगे कि सर क्यों नहीं कर सकते। ओके, तो देखिए इसका आंसर ये है कि डाइसल्फिराम टेबलेट दे दी, ओके, बंदे ने अल्कोहल पिया, अल्कोहल के जस्ट आधे घंटे बाद पेशेंट ने क्या खा ली, डाइसल्फिराम टेबलेट खा ली। तो देखिए इधर क्या हो रहा है, अल्कोहल पी रखी है बंदे ने, तो अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म कंटिन्यू है। ओके, और हमने क्या किया, डाइसल्फिराम टेबलेट को दे दिया, तो इसने क्या किया, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। तो फाइनली जो बंदे की बॉडी है जिसने दारू पी है और जिसने डाइसल्फिराम की टेबलेट भी खाई है, तो उस बंदे की बॉडी के अंदर हमें क्या मिलेगा, जो एसिड एल्डिहाइड है इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी। यहाँ लिख रखा है मैंने, अक्यूमुलेशन ऑफ एसिड एल्डिहाइड। और एसिड एल्डिहाइड अक्यूमुलेट क्यों हुआ, क्योंकि पेशेंट ने अल्कोहल इंटेक कर रखा है, मतलब कि कॉमन सी बात है, अल्कोहल इंटेक कर रखा है तो इसका मेटाबॉलिज्म भी होगा। एंड जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है, सॉरी एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज है, इसे इनहिबिट कर दिया किसने, डाइसल्फिराम ने, क्योंकि पेशेंट ने अल्कोहल पीने के जस्ट बाद डाइसल्फिराम टेबलेट खा ली, उससे एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इनहिबिट हो गया और उसकी वजह से जो एसिड एल्डिहाइड है ये उस दारू पीने वाले बंदे की बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गया। एंड जो ये इंक्रीज अमाउंट ऑफ एसिड एल्डिहाइड है ना, ये बहुत ही खतरनाक है और इससे जो पेशेंट है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि जो अक्यूमुलेशन ऑफ एसिड एल्डिहाइड है, जो पेशेंट की बॉडी के अंदर एसिड एल्डिहाइड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हुई है, तो ये क्या कोज करता है, अनप्लीजेंट रिएक्शन कोज करता है किसके अंदर, जिस पेशेंट ने अल्कोहल भी पिया है और अल्कोहल पीने के जस्ट बाद डाइसल्फिराम टेबलेट भी खा ली है, तो उस वाले पेशेंट के अंदर अनप्लीजेंट रिएक्शंस कोज करेगा कौन, एसिड एल्डिहाइड। एंड अनप्लीजेंट रिएक्शन इसका मतलब कि पेशेंट के अंदर नोजिया होगी, जिसने दारू पी है, जिसने डाइसल्फिराम भी खाई है, नोजिया, वॉमिटिंग, फ्लशिंग, डिजीनेस, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, और जो मैंने बोला था कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, तो उसका रीजन क्या है, हाइपोटेंशन, मतलब कि पेशेंट का बीपी कम होगा और जिससे पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ओवरऑल आपको क्या ध्यान रखना है कि एक्टिव ड्रिंकिंग में हम डाइसल्फिराम टेबलेट प्रेस्क्राइब नहीं करते। मतलब कि अज्यूम कीजिए कि किसी पेशेंट ने ड्रिंक कर ली, ओके, तो ड्रिंक करने के नियर अबाउट 12 से 15 घंटे के बाद ही हम पेशेंट को बोलेंगे डाइसल्फिराम टेबलेट को खाने का। ओके, ड्रिंक करने के जस्ट बाद डाइसल्फिराम टेबलेट नहीं खानी है, अगर खा ली तो ये सारी चीज़ें हमें उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, एंड उसी के साथ देखिए हमारे पीजी एग्जाम्स के अंदर एक और क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछा जाता है और वह क्या है, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शंस, मतलब कि ऐसी कौन सी ड्रग्स होती हैं जो ये वाली रिएक्शंस कोज करती है। देखिए ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन, क्योंकि डाइसल्फिराम ने ही ये सारे कोज किया है। तो ओवरऑल
ऐसी कौन सी ड्रग्स होती है जो ये वाली रिएक्शंस कोज करती है? तो देखिए, इस ड्रग्स की लिस्ट को आपको जरूर याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नंबर फर्स्ट ड्रग कौन सी है? मेट्रोनिडाजोल। नंबर सेकंड कौन सी है? सिफेलोस्पोरिन। एंड सिफेलोस्पोरिन में भी कौन सी होगी? सेफोपेराजोन। देखिए, और भी सिफेलोस्पोरिन कोज करती है। और देखिए, जो डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन की लिस्ट है, मतलब कौन कौन सी ड्रग्स ये वाली रिएक्शन कोज करती है, तो इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है। मैंने यहाँ पर ओनली उन्हीं नेम्स को लिखा है जिनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो देखिए, और भी सिफेलोस्पोरिन कोज करती है। अभी मैंने यहाँ पर ओनली सेफोपोराजोम लिखा हुआ है। ओके, नंबर थर्ड ड्रग कौन सी है? प्रोकार्बामाजीन। ओके, नंबर थर्ड ग्रीशियोफुल्विन। एंड नंबर फोर क्लोरप्रोपामाइड। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? डायबिटीज़ में। मतलब जो डायबिटिक पेशेंट होता है वो क्लोरप्रोपामाइड यूज करता है। तो इस वाले डायबिटिक पेशेंट के अंदर ये सारी रिएक्शंस, ये सभी की सभी रिएक्शंस हो सकती है। तो ओवरऑल ये वाला जो बॉक्स है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना कि ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स होती है जो डाइसल्फ्यूराम लाइक रिएक्शंस कोज करती है। ओके, तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। बाय।